मेरा नाम स्वाति है। मेरा पति कोयले से भी ज्यादा काला था, जबकि मैं बहुत सुंदर थी। मुझे अपने पति से नफरत थी और इसी वजह से मैं उसके बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। जबकि मेरा पति रोज मेरे लिए ढेरों फल फ्रूट लेकर आता ताकि मैं एक सेहतमंद बच्चा पैदा कर सकूं, जबकि मैं उसका बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती थी। हालांकि मेरी डिलीवरी के दिन भी बहुत ज्यादा निकट थे। एक दिन मैं जानबूझकर फिसली ताकि मेरा बच्चा खत्म हो जाए। जैसे ही मुझे तेज दर्द शुरू हुआ तो मेरा पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो ये देखकर मेरी रूह कांप गई कि मेरा पति मरा हुआ बच्चा उठाए पूरे अस्पताल में फिर रहा है। फिर जब वह मेरे पास आया तो उसने मुझे एक ऐसी चीज दिखाई जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैं जब होश में आई तो मैं अस्पताल के बेड में लेटी हुई थी। मुझे नर्स ने दुख भरी आवाज में बताया कि हम आपका बच्चा नहीं बचा पाए। यह सुनकर एक पल के लिए मुझे कुछ हुआ था, जैसे किसी ने मेरे शरीर से मेरी आत्मा अलग कर दी हो। मैंने खाली खाली नजर इधर उधर दौड़ाई तो मुझे विजय नजर आया। उसने मरे हुए बच्चे को गोद में उठा रखा था और वह पूरे अस्पताल में मिठाई बांट रहा था। मुझे होश में देखकर वो भागकर मेरे पास आया और बोला, बधाई हो स्वाति, तुमने बेटे को जन्म दिया है, मगर ये मर गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे अपने साथ रखूंगा। ये मेरा बेटा है, मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा। विजय की बात सुनकर एकदम से मेरा दिल बैठ गया। उसने मुझे मेरे बच्चे की शक्ल दिखाई। वो हूबहू मेरी कॉपी था। गुलाबी और सफेद रंगत, प्यारी सी नाक, छोटे छोटे होंठ। मैं फूट फूट कर रोने लगी। विजय भी रोने लगा था, लेकिन वह बोला, स्वाति, रोने की जरूरत नहीं है। ये मेरा बेटा है, ये हमारे घर जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा। मैं नहीं जानती थी कि वो अपनी धुन का पक्का है और वो जो कह रहा है वो करके दिखाएगा। अगले दिन मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं घर गई तो मैंने देखा कि एक कमरा विजय ने बच्चे के लिए सेट किया हुआ था। विजय बोला, मैंने अपने बेटे का नाम रवि रखा है, ये कमरा रवि का है, ये इसी में रहेगा। मैंने रोते हुए उसके मुंह की तरफ देखा और कहा, ऐसा मत करो, हमारा बच्चा मर चुका है, तुम इसका क्रियाकर्म कर दो। विजय मेरी बात सुनकर चिढ़ गया और गुस्से में बोला, आज तो तुमने ये बात कह दी है, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं। मेरा बेटा जिंदा है और ये मेरे साथ ही रहेगा। मुझे विजय की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मैं उससे कुछ कह नहीं सकी। लेकिन वह मेरी बातों से तंग आकर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गया था, जो कि उसने मेरे बेटे के लिए सजाया हुआ था। मेरे सामने विजय कभी बच्चे के लिए फीडर बनाकर ले जाता तो कभी उसका डायपर चेंज करता। मेरे दिल को कुछ कुछ होता। मैंने एक दिन गुस्से में विजय से कहा, मेरे बेटे की लाश के साथ खेल न खेलो और उसे मुक्त कर दो। विजय ने मेरे मुंह में थप्पड़ मार दिया और बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरे बेटे को मुर्दा मत कहो। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस कमरे में ले गया जहाँ रवि लेटा हुआ था। उसने एकदम से मेरे बेटे के मुंह से कपड़ा हटा दिया। मेरी नजर जैसे ही बच्चे के मुंह पर पड़ी तो मेरे मुंह से जोरदार चीख निकल गई, क्योंकि वहां तो मुझे वो समय याद आने लगा जब मैं अपनी धुन में घर के शीशे के सामने अपने को देखकर नाचने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ वो गाना गुनगुना रही थी जो मैं आज बराबर वाले घर में सुनकर आई थी। मुझे ये खबर तक नहीं हुई कि मम्मी कब आई और कब मम्मी ने मुझ पर अपनी चप्पल की हवाई फायरिंग कर डाली। मम्मी का निशाना बड़ा पक्का था। मेरी कमर पर जोर से चप्पल लगी और मैं दर्द से तिलमिला उठी थी। मम्मी मुझे बड़ी बड़ी नजरों से देख रही थी। वह बोली, आने दो तुम्हारे पापा को। मम्मी हमेशा मुझे पापा की धमकी दिया करती थी, क्योंकि पापा से मुझे बहुत डर लगता था। वह एक सीधे साधे धार्मिक आदमी थे। वो अपने मोहल्ले के मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने धर्म को अपने जीवन के हर हिस्से में लागू किया हुआ था, जबकि मैं इतनी ज्यादा रोक टोक से चिढ़ जाती थी। मैं एक आजाद ख्याल की इंसान थी। मेरा मानना था अपने कर्मों का फल सिर्फ मुझे ही मिलेगा, इसलिए मुझे मेरी मनपसंद की जिंदगी बिताने दी जाए। मगर पापा तो हमारे घर में हिटलर थे। मैं और मेरे छोटी भाई बहन उनसे बहुत डरते थे। मुझे गाने सुनने, सीरियल देखने और नॉवल पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, मगर हमारे घर में इन चीजों को बहुत बुरा
माना जाता था, मगर मैं कहाँ किसी की सुनने वाली थी। मैं अपनी सहेलियों से उनकी नॉवेल उधार लेकर किताबों में छुपाकर पढ़ा करती थी। मैंने अपने घर वालों से छुप छुप कर बहुत से सपने अपने पलकों तले छुपा रखे थे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि एक न एक दिन मुझे मेरे नॉवेल का हीरो जैसा लड़का अपने साथ लेकर जरूर जाएगा। फिर उसके बाद मैं जीवन में सुख ही सुख पाऊंगी। मैं हर पूजा के बाद अपनी जल्दी से जल्दी शादी हो जाने की प्रार्थना भी किया करती थी। मैं पुजारी जी की बेटी थी। भगवान पर मेरा पूरा विश्वास था। मुझे ये लगता था कि भगवान मेरी नैया जरूर पार करवा देंगे। मेरे 16 सोमवार के व्रत रखते ही मेरे लिए रिश्ता आ गया था। मम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा के किसी जानने वाले ने उनसे उनकी बड़ी बेटी का हाथ मांगा था और तुम्हारे पापा ने भी हाँ कर दी थी। अभी 2 सप्ताह बाद तुम्हारा कन्यादान करके हम अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाएंगे। मैंने इस बात पर सर हिला दिया था। अब तो मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं रही थी। मैंने जो चाहा था अब मुझे वो मिल रहा था। मैं इस जेल खाने से आजाद होकर अपने पति के घर जाने वाली थी। यह सोच सोच कर मैं खुश होती रहती थी। मैंने ये 2 हफ्ते दिन गिन कर गुजार दिए थे। अब मम्मी मुझे हर समय घर बसाने का ज्ञान सिखाती रहती थी। एक बार तो मम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुझसे विनती करती हूँ स्वाति, ससुराल में मेरा मान रख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मेरे दिए हुए संस्कारों पर सवाल उठे और मैं तुम्हारे पापा से आंख मिलाने के काबिल भी ना रहूं। मैं मम्मी को हौसला दी कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपके संस्कारों पर उंगली उठे। आखिरकार मेरी शादी का दिन आ ही गया। मेरे पापा की कमाई बहुत अधिक न थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा खर्चा नहीं किया था। इस तरह बड़ी सादगी से मैं विदा होकर अपने पति के घर आ गई थी। ये घर बहुत आलीशान था। इस घर से मेरे मायके के घर जितने 4 घर निकल सकते थे। फिर मुझे एक कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया। कुछ समय तो मैं सर झुकाकर बैठी रही, फिर कमरा देखने के लिए सर उठाने लगी थी। मैंने जल्दी से घूंघट को अपने चेहरे से उठाकर अपना कमरा देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना सुंदर और सजा हुआ कमरा मैंने आज तक नहीं देखा था। फिर मुझे कमरे से खटखट की आवाज आने लगी तो मैंने घूंघट चेहरे पर गिरा लिया। मेरा पति कमरे के अंदर आया। वो मेरे पास आकर बैठ गया। मैं मुस्कुराने लगी। मेरे पति ने मेरा घूंघट उठाया। मैं नजरें नीचे किए हुए बैठी रही। फिर उसने मुझे हीरे की अंगूठी मेरे सामने कर दी तो मेरी तो सांस रुक गई थी। हीरे की अंगूठी देखकर नहीं, उसके काले हाथ देखकर। मैंने जल्दी से अपनी नजर अपने सामने बैठे अपने पति के चेहरे पर डाली तो मैं दंग रह गई। एक बड़ी उम्र का बिल्कुल काला आदमी मेरे सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। मैं एकदम से सिमट गई और बोली, सॉरी अंकल, मुझे नहीं मालूम था कि आप आए हैं। मैं समझी विजय हैं। वो किधर रह गए? वह आदमी एकदम परेशान हुआ। एकदम से मेरे दिल को कुछ हुआ था। मेरी सोच के घोड़े दौड़ने लगे थे। कहीं मेरा पति भाग तो नहीं गया। वह आदमी गला कंका कर बोला, स्वाति, मैं ही विजय हूँ। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बोला, स्वाति, तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। मैं तुम्हारा पति हूँ। इस आदमी की बात सुनकर मैं बेहोश होते होते बची थी। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट सा गया था। मैंने एकदम से दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। विजय भी घबरा कर रह गए। वह मुझसे रोने की वजह पूछने लगे तो मैंने सरदर्द का बहाना किया और रोने लगी। फिर वो एक टैबलेट लेकर आए, खाना पीना भी लेकर आए, लेकिन मैंने अपने मुंह से कपड़ा नहीं हटाया। मैं सारी रात रोती रही। मैंने दिल ही दिल अपने पापा से कहा, दुनिया में तो पापा आप सबके अच्छे पुजारी जी बने बैठे हो ना, पर एक दिन मैं भगवान जी से आपकी शिकायत जरूर करूंगी। सुबह हुई तो विजय मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, स्वाति, मैं जानता हूँ तुम्हारे सर में दर्द नहीं था। तुम शायद खुद से ज्यादा उम्र के आदमी को अपना पति स्वीकार नहीं कर पा रही हो। मैं जानता हूँ कि मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे सूरत में भी कम हूँ, मगर मैं दिल का बुरा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपने घर की महारानी बनाकर रखूंगा। तुम्हारे पैरों में दुनिया की हर खुशी लाकर रख दूंगा। मैं तुम्हें इतना सुख दूंगा कि अपने भाग्य पर तुम गर्व करोगी। विजय ने जो कहा था वह सच करके दिखा दिया था। सच में वो मेरी बहुत इज्जत किया करता और बहुत प्यार किया करता था। वह मेरे नखरे उठा उठा कर कभी परेशान नहीं होता था। विजय ने सही मायने में मुझे अपने घर की महारानी बनाया हुआ था, जबकि मैं विजय से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। वह मुझे कोई सवाल करता तो मैं उसका कड़वा सा जवाब दे देती ताकि दोबारा उसकी मुझसे बात करने की हिम्मत ना हो। लेकिन फिर भी वो मुझे खुश रखता था। मैंने कितने सुंदर सपने देखे थे और उनके बदले मुझे कितना भयानक सच मिला था। लेकिन फिर ज्यादा दिन मुझसे घर पर नहीं रहा गया।
क्योंकि मैं तो यहाँ वहाँ घूमने फिरने वाली मस्त आजाद लड़की थी। घर के अकेलेपन से मैं उकता कर अपनी पड़ोसन के घर चली जाती थी। उनका घर हमारे घर जैसा बड़ा तो नहीं था और वो पैसे में भी हमसे बहुत कम थे, लेकिन हमारे पड़ोसी की बेटी मेरे साथ की निकली, इसलिए मैं उसके साथ बैठकर बातचीत करने लगी। वह काफी हंसमुख लड़की थी। उससे बात करके मैं काफी खुश रहती थी। उस लड़की की कंपनी में काफी प्रभावित हुई थी, इसलिए मैंने सीमा को अपना दोस्त बना लिया। मैंने उसे अपने घर आने को कहा था। वह एक दो बार मेरे घर आई थी, लेकिन ज्यादातर मैं ही उसके घर जाती थी। एक दिन मैं सीमा के साथ बैठी बातें कर रही थी कि तभी एक प्यारा सा लड़का लॉन के अंदर आया। वो बिल्कुल किसी हीरो की तरह दिखता था। मैंने सीमा से पूछा, ये लड़का कौन है? वो बोली, ये मेरा बड़ा भाई निखिल है। वह लड़का अपने कमरे में चला गया। मैं भी थोड़ी देर में उठकर अपने घर वापस आ गई। आज मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब था। मुझे विजय की शकल से भी नफरत होने लगी थी। वो जब ऑफिस से लौटकर वापस आया तो मैं उसके साथ लड़ने झगड़ने लगी। वो हमेशा की तरह मेरे नखरे उठा रहा था, लेकिन मेरा मन चाह रहा था कि वो अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे सामने से गायब हो जाए। ऐसे गुस्सा करते करते मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी। मैं किचन में पानी पीने गई तो वहीं बेहोश होकर गिर गई। विजय दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मुझे उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह खबर सुनकर मुझ पर तो जैसे पहाड़ टूट गया। मैंने नफरत से उसका हाथ झटका और दिल में इरादा कर लिया कि मैं इस काले इंसान के बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। मैंने सोच लिया था कि विजय से तलाक ले लूंगी। इस तरह विजय से मेरी भी जान छूट जाएगी और पापा से भी मेरा बदला पूरा हो जाएगा। घर आकर भी मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब रहा था। विजय मेरी मिन्नतें करता रहा कि तुम अपना मूड अच्छा कर लो, नहीं तो बच्चे की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही मैं सीमा के घर पहुंच गई। मैं उसे गले लगकर फूट फूट कर रो दी थी। उसने मुझसे पूछा तो मैंने ये नहीं बताया कि मैं मां बनने वाली हूँ, बल्कि मैंने विजय मेरे साथ बहुत लड़ता है। कल रात भी उसने मुझे बहुत ज्यादा मारा। सीमा मेरे लिए परेशान हो गई थी। वो मुझे दिलासे देने लगी। तभी ना जाने निखिल कहाँ से निकल आया। वह भी काफी परेशान लग रहा था और वो बोला, तुम्हें तुम्हारा पति क्यों मारता है? निखिल का ध्यान अपनी तरफ देखकर मैंने जल्दी से बताना शुरू कर दिया। मैं बोली, विजय अपनी आदत से मजबूर है। वह छोटी छोटी बातों में मुझे मारता है। निखिल मेरे पास आकर बैठ गया। वो बोला, अगर तुम्हें तुम्हारा पति मारता है तो तुम उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवाओ। मैं बोली, निखिल, मैं पुजारी जी की बेटी हूँ। मैं कहाँ कोर्ट के चक्कर लगाती फिरूंगी। निखिल ने जल्दी मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया और बोला, अगर तुम्हें फिर विजय ने मारा तो मुझे कॉल करके बताना। तुम अब निश्चिंत हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं निखिल का नंबर लेकर चली गई। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। शाम में ही मैंने उसको फोन कर दिया। मैंने कहा, मैंने आपका धन्यवाद करने के लिए फोन किया है। आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा और बोला, अच्छी तो तुम भी बहुत हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यूं ही हम इधर उधर की बातें करने लग गए। 1 घंटा बीत गया था। जब विजय ऑफिस से वापस आया तो मैंने जल्दी से फोन बंद कर दिया था। अब मैं हर दिन किसी न किसी बहाने से निखिल को फोन किया करती थी। वह मुझे आगे से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था और कहता, मैं तो हर समय तुम्हारी कॉल का इंतजार करता रहता हूँ। मेरी और निखिल की बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन उसने मुझे होटल में बुलवाया था। मैं बहुत तैयार होकर गई थी। हमने वहां बैठकर खाना खाया था। निखिल बोला, मुझे इस बात का दुख रहेगा कि तुम जैसी सुंदर लड़कियां ये अमीर बुढ़ी क्यों ले जाते हैं। वो बोला, तुम्हारी शादी तो मुझ जैसे लड़के से होनी चाहिए थी। मैं निखिल की बात सुनकर रो पड़ी थी और बोली, मेरी भी यही इच्छा थी कि मेरी शादी तुम जैसे लड़के से होती, मगर मेरे पापा ने मुझसे पूछे बिना मेरी शादी विजय के साथ कर दी। निखिल बोला, अगर मैं एक बात कहूँ तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? मैं झट से बोली, नहीं तो मैं क्यों गुस्सा करूंगी। तुम खुलकर बात करो, जो कुछ भी कहना चाहते हो। वह बोला, अगर तुम किसी भी तरीके से विजय से डाइवोर्स लेने में सफल हो जाती हो तो मैं तुम्हें अपना लूंगा। निखिल की बात सुनकर मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मैं बड़ी खुशी खुशी घर आई। मैं पूरा दिन विजय से डाइवोर्स लेने का प्लान बनाती रही, लेकिन ये जो बच्चे की आफत आन पड़ी थी, इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मैं किसी भी कीमत पर विजय के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। इस तरह तो ये बच्चा मेरे पैरों की बेड़ी बन जाता।
जबकि विजय ने जब से बच्चे की खबर सुनी थी तब से उसने बहुत ज्यादा मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। वह मेरे लिए फ्रूट्स लेकर आता, फिर वह फ्रूट काट कर खुद मेरे सामने रखता और चाहता कि उसका बच्चा सेहतमंद पैदा हो। लेकिन मैं हर समय विजय के साथ लड़ती रहती। फिर एक दिन निखिल ने मुझे होटल में बुलाया। उस दिन मैंने रो रो कर उसको बता दिया कि मैं विजय के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लेकिन मेरी बात सुनकर निखिल खाना बीच में ही छोड़कर चला गया। मैं उसे फोन पर फोन करती रही लेकिन वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से मेरा फोन उठाया और बोला, अब तुम मुझे फोन क्यों कर रही हो? तुम तो मेरे साथ खेल खेल रही हो ना? मैं बोली, मैं विजय के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, तुम्हारे साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ। निखिल मेरी सारी बात समझ चुका था। वह बोला, हाँ ठीक है, तुम विजय से अपना रास्ता अलग करना चाहती हो, लेकिन खाली हाथ डाइवोर्स क्यों लो? वो बोला, तुम विजय से अपना रिश्ता ठीक करो और प्यार प्यार से उसकी सारी जायदाद अपने नाम लिखवा लो। फिर तुम्हारे पास ना तो पैसे की कमी होगी और ना ही प्यार की। मैं खुश हो गई। मुझे निखिल का प्लान बहुत अच्छा लगा था। अब मैंने निखिल के प्लान के अनुसार काम करते हुए विजय के साथ अपने रिश्ते को ठीक कर लिया था। जब मैंने उसके साथ लड़ना झगड़ना छोड़ दिया और वो जैसा कहता मैं वैसा ही करती, तो विजय भी बहुत ज्यादा खुश था। वह सोच रहा था कि शायद मैं बच्चे की वजह से बदल गई हूँ। अब मैं कहती, विजय तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो वह मुस्कुराकर कहता, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो मैं कहती कि मुझे इस मोहब्बत का सबूत चाहिए। वो बोला, कैसा सबूत? मैंने कहा, तुम अपनी सारी जायदाद मेरे नाम लिख दो, यही तुम्हारी मोहब्बत का सबूत होगा। विजय ने मेरी बात मान ली और सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। अब मैं बहुत खुश रहने लगी थी, लेकिन बच्चे की चिंता मुझे अभी भी सताई जा रही थी। मेरी डिलीवरी को बहुत कम दिन रह गए थे। फिर मैंने एक दिन नाटक किया और खुद को जानबूझकर सीढ़ियों से गिरा दिया। मेरी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। मुझे जगह जगह चोटें आई थी। मैं बेहोश हो गई। मैं जब होश में आई तो हॉस्पिटल के बेड पर बेसुध लेटी हुई थी। मुझे नर्स ने बड़े दुख के साथ कहा कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। यह खबर सुनकर एक पल के लिए मेरे दिल को कुछ हुआ, जैसे किसी ने मेरे शरीर से आत्मा अलग कर दी हो। मैंने खाली नजर इधर उधर दौड़ाई। मुझे विजय नजर आ गया। उसने गोद में मुर्दा बच्चे को पकड़ रखा था और वह पूरे अस्पताल में मिठाई बांट रहा था। ये सारा दृश्य देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। विजय वो मुर्दा बच्चा घर भी ले आया। वो उस बच्चे को अपने साथ रखा करता था, उसके कपड़े बदलता, उसके लिए फीडर बनाता, उसका डायपर तक चेंज करता था। मगर मुझ में उस बच्चे की शक्ल देखने की हिम्मत नहीं थी। मेरे बच्चे की मौत को 5 दिन हो गए थे, यानी विजय 5 दिनों से मुर्दा बच्ची को लिए फिर रहा था। लेकिन अभी तक उस बच्चे की लाश से बदबू आना शुरू क्यों नहीं हुआ? मैं ये सब देखकर खुद पागल होती जा रही थी। मैंने निखिल को फोन करके कहा कि मैं तुम्हारे साथ नया घर बसाना चाहती हूँ। वो बोला, ठीक है, तुम अपने सारे गहने और जायदाद के पेपर्स लेकर बस स्टेशन पर पहुंच जाना। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। मेरे पास ज्यादातर हीरे के गहने थे। वो सब चीजें बैग में डालकर मैं दोपहर 2 बजे बस स्टेशन पहुंच गई। निखिल मेरे इंतजार में वहीं खड़ा था। वह मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। उसने आगे बढ़कर जल्दी से मेरे हाथ से बैग पकड़ा और मुझे बेंच पर बिठाकर टिकट लेने चला गया। मैं स्टेशन पर बैठी निखिल का इंतजार करती रही, मगर वो लौट कर नहीं आया। यहाँ तक कि बस स्टेशन पर खड़ी सारी बस जा चुकी थी। अब मेरा माथा ठनक गया था। मैंने निखिल को कॉल की तो उसका नंबर बंद आ रहा था। मुझे स्टेशन पर बैठे बैठे बड़ी देर हो गई थी। मैं उठकर घर की तरफ चल दी। मैंने टैक्सी निखिल के घर के बाहर रुकवाई थी, लेकिन उनके गेट के बाहर बड़ा सा ताला मुझे मुंह चिढ़ा रहा था। मैं देखती रह गई थी। निखिल के घर के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। मैंने पूछा, अंकल आप कौन हो? तो वो बोले, बेटा हमने मकान खरीद लिया है। यहाँ का मकान मालिक निखिल था। उसने मुझे बताया कि उसकी लॉटरी लग गई है, इसलिए वो मुझे ये घर सस्ते में बेचकर मुंबई शिफ्ट हो गए। मेरी तो आसपास की हर चीज घूमने लगी थी। मैं दीवार का सहारा लेकर घर पहुंची तो विजय को घर में ही पाया था। मैंने गुस्से से विजय से कहा कि मेरे बेटे की लाश के साथ खेल मत करो, उसको दफन कर दो। विजय ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वो बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे बेटे को मुर्दा मत कहो। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वह जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस कमरे में ले गया जहाँ रवि लेटा हुआ था। विजय ने एकदम से रवि के मुंह पर से कपड़ा हटा दिया।
मेरी नजरें जैसे ही उस बच्चे के मुंह पर पड़ी, मेरे मुंह से चीख निकल गई थी, क्योंकि वहां तो एक गुड्डा पड़ा था और उस गुड्डे के मुंह पर रवि की तस्वीर लगी थी। मैं एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। विजय बोला, तुम्हें मेरे बच्चे का कत्ल करते हुए जरा सा भी दुख नहीं हुआ? तुम कैसी माँ हो? तुमने एक गैर मर्द के खातिर मेरा बच्चा ही मार डाला। मुझे बताओ क्यों? क्यों किया तुमने ये सब? जिसके खातिर तुमने ये सब किया, वह तुम्हें बस स्टेशन पर ही अकेला छोड़कर फरार हो गया। मुझे हैरत का तेज झटका लगा था। तो क्या विजय मेरी सारी हरकतों के बारे में जानता था? मैं विजय के पैरों में गिरकर रोने लगी। मैंने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और कहा कि तुम्हारी सारी जायदाद वो लेकर भाग गया। विजय बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे छुप छुप कर निखिल से मिला करती थी। उसके खातिर ही तुमने मेरे बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। उसके खातिर तुमने मुझसे मेरी सारी जायदाद मांगी थी। मैंने अलमारी में सारे असली गहने निकालकर उसकी जगह नकली गहने रख दिए थे। जायदाद के पेपर भी नकली थे। मैं जानता था कि तुम निखिल से धोखा खाकर मेरे पास ही आओगी। मैंने बड़ी हैरानी से विजय की तरफ देखकर कहा कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? वो हंसकर बोला, तुम मेरे साथ रहोगी, सुबह से शाम तक मेरी शक्ल देखोगी। क्या ये सजा कम है तुम्हारे लिए? तुमने मेरे बच्चे को मारा है स्वाति। मैं तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाता हूँ। विजय चला गया तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। अनचाहे इंसान के साथ रहना भी तो एक सजा ही थी और मुझ जैसी औरत इसी सजा की हकदार थी। तो दोस्तों, कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।